नमस्कार। आज के इस क्लास में आप सभी को स्वागत है। आज हम लोग यहाँ इस क्लास में इथेन के गुण के बारे में जानेंगे, क्योंकि पिछले क्लासों में इथेन गैस को कैसे अलग अलग विधियों के द्वारा बनाया जाता है इसके बारे में जानकारी हासिल की है। चूँकि अभी हाइड्रोकार्बन में एल्केन के बनाने की विधि और उसके गुणों के बारे में हम लोग जान रहे हैं, और ये इथेन उस एल्केन ग्रुप का एक सदस्य है। तो यहाँ प्रॉपर्टी ऑफ इथेन अर्थात इथेन का गुण। इस इथेन के गुण में दो आ जाता है, एक भौतिक गुण और दूसरा रासायनिक गुण। इसके भौतिक गुण में हो जाएगा कि इथेन गैस एक रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन गैस होता है। ये इथेन गैस जल में बहुत ही कम घुलनशील होता है, लेकिन कार्बनिक घोलकों जैसे एसीटोन, अल्कोहल, ईथर इसमें ये घुलनशील होता है। फिर इसके बाद हम लोग इसकी रासायनिक अभिक्रिया पर चलेंगे कि कौन कौन से इसका रासायनिक अभिक्रिया है, अर्थात केमिकल रिएक्शंस ऑफ इथेन। केमिकल रिएक्शंस ऑफ इथेन, या हम कह सकते हैं इसको केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेन। केमिकल रिएक्शंस ऑफ इथेन या केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ इथेन एक ही हुआ, क्योंकि जो इथेन का केमिकल रिएक्शन है वही उसका केमिकल प्रॉपर्टी कहलाता है। तो यहाँ इथेन C2H6 ये सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, अर्थात ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन एक ऐसा हाइड्रोकार्बन होता है जिसके बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। तो सेचुरेटेड कंपाउंड में मुख्य रूप से प्रतिस्थापन अभिक्रिया होता है, और चूंकि एक सेचुरेटेड कंपाउंड है इसलिए ये ज़्यादा स्थायी और कम क्रियाशील है। कम क्रियाशीलता के कारण इसे पाराफिन्स भी कहा जाता है। पाराफिन दो शब्दों से बना हुआ है, पारा और एफिन्स। पारा का मतलब होता है लिटिल और एफिन्स का मतलब होता है एफिनिटी, अर्थात लिटिल एफिनिटी। तो यहाँ कम क्रियाशीलता के कारण इसमें मुख्य रूप से यहाँ प्रतिस्थापन अभिक्रिया होता है इसका। तो इसके कौन कौन से प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, अब इसके बारे में हम लोग यहाँ जाने। यहाँ पहला है इसका हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन का मतलब होता है यहाँ रिएक्शन विथ हैलोजन। जिस प्रकार से मीथेन का हैलोजिनेशन किए हैं तो उसका चारों हाइड्रोजन परमाणु हैलोजन परमाणुओं के द्वारा विस्थापित हो गया था, और मोनोहैलोमीथेन, डाईहैलोमीथेन, ट्राईहैलोमीथेन और टेट्राहैलोमीथेन का निर्माण किया था। ठीक उसी प्रकार से जब इथेन गैस को हैलोजन के साथ सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया कराया जाता है तो इथेन गैस का सभी हाइड्रोजन परमाणु एक एक करके हैलोजन परमाणु के द्वारा विस्थापित हो जाता है, और इस तरह से हमें एक सीरीज में अलग अलग कंपाउंड हमें प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से यहाँ हम देखते हैं कि C2H6 जब ये हैलोजन से अभिक्रिया करेगा तो यहाँ C2H5X और प्लस HX ये अभिक्रिया सनलाइट की उपस्थिति में होता है। तो यहाँ इथेन गैस की अभिक्रिया हम जब हैलोजन के साथ करते हैं तो यहाँ इथाइल हैलाइड और हाइड्रोजन हैलाइड प्राप्त होता है। इसका एक हैलोजन परमाणु एक हाइड्रोजन परमाणु द्वारा विस्थापित होकर के यहाँ पर चला आता है और हमें इथाइल हैलाइड का निर्माण होता है, और फिर ये इथाइल हैलाइड पुनः हैलोजन से अभिक्रिया करेगा तो यहाँ C2H4X2 और प्लस यहाँ HH का निर्माण होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि एक एक हाइड्रोजन हैलोजन के साथ यहाँ पर आ जाता है, और एक हाइड्रोजन हटेगा उतना ही यहाँ पर हैलोजन जुड़ता चला जाता है। फिर यहाँ हम C2H4X2 को लेते हैं तो फिर यह हैलोजन से करता है सनलाइट की उपस्थिति में, तो यहाँ C2H3X3 और प्लस HH का यहाँ निर्माण होता है। ठीक इसी प्रकार से यहाँ C2H3X3 और प्लस यहाँ X2 ये अभिक्रिया करके यहाँ C2H
C2H4 का निर्माण करता है और यहाँ Hs का निर्माण करता है। ठीक इसी प्रकार से यहाँ C2H2H4 ये पुनः हैलोजन एटम से अभिक्रिया कर यहाँ हैलोजन मॉलिक्यूल से अभिक्रिया कर यहाँ पर C2H5 और यहाँ Hs का निर्माण करता है फिर एक स्टेप में, और यहाँ C2H5 यहाँ हैलोजन से अभिक्रिया कर यहाँ C2 हाइड्रोजन यहाँ पूरी तरह से हट जाता है, यहाँ एक्सिस का निर्माण करता है और यहाँ HX हमें प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से यहाँ इथेन का हैलोजिनेशन हो जाता है। इथेन के हैलोजिनेशन का मतलब ये हुआ कि जब इथेन गैस की अभिक्रिया हम हैलोजन के साथ करते हैं तो इथेन गैस का प्रत्येक हाइड्रोजन परमाणु हैलोजन परमाणु के द्वारा विस्थापित हो जाता है और इस तरह से यहाँ हमें मोनो हेलोइथेन, डाई हेलोइथेन, ट्राई हेलोइथेन, टेट्रा हेलोइथेन, पेंटा हेलोइथेन और हेक्सा हेलोइथेन का हमें निर्माण हो जाता है और इस तरह से हमें प्राप्त हो जाता है अलग अलग कंपाउंड। तो यहाँ फिर से इसको जान ले कि यहाँ हाइड्रोजन एटम, एक एटम यहाँ इसमें जुटता है और एक एटम जब जुटेगा तो एक हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा जो यहाँ पर आ जाता है। फिर इसी कंपाउंड को यहाँ लिखा गया है फ्री हाइड्रोजन से सनलाइट की उपस्थिति में अभिक्रिया करेगा। तो ठीक उसी प्रकार से जैसे यहाँ विस्थापन हुआ है हाइड्रोजन एटम का, ठीक उसी प्रकार से यहाँ होगा। इसका एक एटम इसमें आ जाएगा तो H2 हो जाएगा, जब एक एटम आएगा तो हाइड्रोजन यहाँ रिप्लेस कर जाएगा, तो यहाँ C2H4H2 का निर्माण होता है। ठीक उसी प्रकार से ये अन्य रिएक्शन में भी होता है। तो इस प्रकार से ये यहाँ इथेन गैस का हैलोजिनेशन हुआ और इसका दूसरे अभिक्रिया में इसका नाइट्रेशन होता है, अर्थात नाइट्रेशन ऑफ इथेन। यहाँ नाइट्रेशन का मतलब हो जाता है नाइट्रिक एसिड के साथ अभिक्रिया, तो इसको हम लिख सकते हैं नाइट्रेशन, अर्थात रिएक्शन विथ HNO3। नाइट्रेशन का मतलब होता है नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया। इसी प्रकार से सल्फोनेशन का मतलब होगा सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अभिक्रिया। हैलोजिनेशन का मतलब होता है हैलोजन के साथ अभिक्रिया। तो यहाँ जब हम इथेन गैस को शांत नाइट्रिक अम्ल के साथ शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में जब गर्म करते हैं तो हमें नाइट्रो इथेन प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को इथेन का नाइट्रेशन कहते हैं। ये इथेन गैस हुआ यहाँ HNO3 और जब भी नाइट्रेशन होगा यहाँ H2SO4 की उपस्थिति में होगा। ये रिएक्शन लगभग 450 डिग्री से ऊपर होता है। तो यहाँ C2H5NO2 प्राप्त हो जाता है और यहाँ वाटर मॉलिक्यूल प्राप्त होता है। इस HNO3 को हम OH और NO2 भी लिख सकते हैं। इसका OH और इसका एक हाइड्रोजन अर्थात नाइट्रिक एसिड का हाइड्रोक्सिल ग्रुप और यहाँ का हाइड्रोजन ये वाटर मॉलिक्यूल प्राप्त होता है और यहाँ C2H5NO2 अर्थात ये नाइट्रो इथेन का निर्माण करता है। इस कंपाउंड का नाम हो जाता है नाइट्रो इथेन और ये इथेन है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जब इथेन गैस को शांत नाइट्रिक अम्ल के साथ शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में 450 डिग्री सी पर जब अभिक्रिया कराते हैं तो नाइट्रो इथेन प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को इथेन का नाइट्रेशन कहते हैं। इसे इस प्रकार से कह सकते हैं कि when ethane gas is treated with conc nitric acid in presence of conc sulfuric acid at 450 degrees C, nitroethane is obtained. This reaction is known as nitration of ethane. इस प्रकार से यहाँ इसके तीसरे रिएक्शन में सल्फोनेशन हो जाता है। यहाँ सल्फोनेशन का मतलब हुआ रिएक्शन विथ H2SO4 अर्थात सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अभिक्रिया। ठीक इसी प्रकार से जब हम इथेन को शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ शांत नाइट्रिक अम्ल की उपस्थिति में
450 डिग्री C पर जब हम अभिक्रिया कराते हैं तो यहाँ C2H5SO3H प्राप्त होता है और यहाँ वाटर मॉलिक्यूल प्राप्त हो जाता है, अर्थात ये इथेन सल्फोनिक एसिड हुआ। इस कंपाउंड का नाम हो जाता है इथेन सल्फोनिक एसिड। इस H2SO4 को हम OHSO3H भी लिख सकते हैं। तो इसका OH ग्रुप, इसका हाइड्रोजन लेकर के हम वाटर चला जाता है और ये सल्फोनिक एसिड ग्रुप इसमें जुट जाता है, तो ये इथेन सल्फोनिक एसिड प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जब इथेन गैस को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ सांद्र नाइट्रिक अम्ल की उपस्थिति में 450 डिग्री C पर अभिक्रिया कराते हैं तो हमें नाइट्रो इथेन प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को इथेन का सल्फोनेशन कहते हैं, अर्थात ये रिएक्शन इथेन का ये सल्फोनेशन कहलाता है। फिर जब हम इथेन गैस का आंशिक ऑक्सीकरण करते हैं तो हमें इथाइल अल्कोहल, फिर एसिटल्डिहाइड और फिर एसिटिक एसिड प्राप्त होता है। इसका ऑक्सीकरण KMnO4H2SO4 या यहाँ पर K2Cr2O7H2SO4 हम ले सकते हैं। यहीं पर फिर वही लेंगे, क्योंकि पोटेशियम परमैंगनेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट एक प्रबल ऑक्सीकारक होता है और जब भी ऑक्सीकरण होगा तो इसी ऑक्सीकारक की उपस्थिति में होता है, अर्थात जब हम इथेन का आंशिक ऑक्सीकरण अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट अथवा अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट के द्वारा करते हैं तो हमें यहाँ इथाइल अल्कोहल, एसिटल्डिहाइड और एसिटिक एसिड प्राप्त होता है। जिस प्रकार से मीथेन का ऑक्सीकरण किए थे तो यहाँ पर मिथाइल अल्कोहल, फॉर्मल्डिहाइड और फॉर्मिक एसिड प्राप्त हुआ था, ठीक उसी प्रकार से यहाँ कार्बन बढ़ता चला जाएगा। जब इथेन का आंशिक ऑक्सीकरण अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट अथवा अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट के द्वारा किया जाता है तो हमें इथाइल अल्कोहल, एसिटल्डिहाइड और एसिटिक एसिड प्राप्त होता है। तो ये हो जाता है कंपाउंड इथाइल अल्कोहल, या इसको इथेनॉल कह सकते हैं किसी ने में। ये हो गया एसिटल्डिहाइड और ये है एसिटिक एसिड। तो इस प्रकार से यहाँ इथेन का आंशिक ऑक्सीकरण हो जाता है। फिर यहाँ पांचवें में अगर इसका हम दहन करते हैं C2H6 को हम जब ऑक्सीजन में जलाते हैं तो यह क्रिया दहन कहलाता है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल और वाटर मॉलिक्यूल हमें प्राप्त होता है। इस प्रकार से अगर इसको हम बैलेंस करते हैं तो यहाँ 4 ऑक्सीजन हो जाता है, ये 6 है तो यहाँ पर 3 देते हैं तो यहाँ 6 हाइड्रोजन हो जाता है तो यहाँ 3 ऑक्सीजन हो जाता है। अगर हम यहाँ 4 देते हैं, यहाँ 4 अगर हम देते हैं तो 4 में 8 और ये यहाँ 2 देते हैं, 4 वो हाइड्रोजन, यहाँ 6 है तो 6 हाइड्रोजन के लिए यहाँ पर अगर हम 4 देते हैं फिर नहीं हो रहा है तो यहाँ ऑक्सीजन कार्बन यहाँ 4, यहाँ अगर हम 2 देते हैं तो हाइड्रोजन यहाँ 12 हो जाता है तो यहाँ 6 दूना 12 तो ऑक्सीजन 6 आई 4 में 8 है 6 14 तो यहाँ पर 7 हो जाएगा। अब ये रिएक्शन पूरी तरह से बैलेंस है। 14 ऑक्सीजन हो गया, यहाँ 4 में 8 से 14 ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन यहाँ 6 में 12, यहाँ 6 में 12, कार्बन 4, अब ये पूरी तरह से बैलेंस है। तो जब इथेन गैस को हम ऑक्सीजन में जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्राप्त होता है। ये भी इथेन गैस का दहन कहलाता है, जो एक रासायनिक अभिक्रिया है इथेन का, या रासायनिक गुण कह सकते हैं। ऐसे किसी भी हाइड्रोकार्बन को जब हम ऑक्सीजन में जलाते हैं
तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्राप्त होता है। और इस प्रकार से जितना हाइड्रोकार्बन होगा, अगर वो जलता है, जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड हमें वाटर प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से ये सभी अभिक्रिया इथेन गैस का रासायनिक अभिक्रिया है। इसमें मुख्य रूप से हैलोजिनेशन होता है, नाइट्रेशन होता है, सल्फोनेशन होता है, फिर इसका दहन होता है और फिर इसका आंशिक ऑक्सीकरण होता है, जिसमें हमें इथाइल अल्कोहल, एसिटाल्डिहाइड और एसिटिक एसिड प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से ये इथेन गैस का कुछ प्रमुख रासायनिक अभिक्रिया है। और फिर अगले क्लास में हम लोग और एल्कीन के बारे में जानेंगे और उसके बनाने की विधि के बारे में जानेंगे। तब तक आप सभी को धन्यवाद, नमस्कार।